दोस्तों, ये स्टोरी का 26वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जा कर के चेकआउट करें। अगली सुबह आराध्या की आंख खुली तो उसकी आंखों के सामने अभिमान ही खड़ा था। सुबह के 9 बज गए थे। अभिमान ने आराध्या को जगाया नहीं। आराध्या ने घड़ी की ओर देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वह उठकर बैठ गई और बोली, 9 बज गए, तुम ऑफिस नहीं गए? अभिमान ने कहा, नहीं। आराध्या बोली, माँ ने मेरे बारे में पूछा नहीं? अभिमान बोला, मैंने बता दिया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर आराध्या ने अब कुछ नहीं कहा, वह अपनी प्रेगनेंसी किट ढूंढने लगी और तभी अभिमान ने अपनी मुट्ठी खोलते हुए किट को आगे की तरफ बढ़ा दिया। आराध्या ने प्रेगनेंसी किट ली और चुपचाप वॉशरूम में चली गई। अभिमान बाहर बेचैनी से चक्कर काटने लगा। वह सच में नहीं जानता था कि आराध्या प्रेग्नेंट हो। आराध्या भी नहीं चाहती थी कि वह प्रेग्नेंट हो, क्योंकि उसे अभिमान के साथ कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर में बाथरूम का गेट खुला। अभिमान ने आराध्या को देखा तो आराध्या ने प्रेगनेंसी किट अभिमान की ओर बढ़ा दी। अभिमान ने जैसे ही प्रेगनेंसी किट में 2 लाइन देखी, वह सोफे पर बैठ गया और उसने पहले ही किट टेबल पर रख दी। आराध्या भी चुपचाप बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बाहर आने लगे। वह कुछ बोल नहीं रही थी। अब उसे लग रहा था कि वह बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुकी है। वह अपने बच्चे को खत्म करने की बात भी नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं उसका बच्चा इस दुनिया में आए और उसे माँ बाप में से किसी एक को चुनना पड़े। और यही सोच सोचकर आराध्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। अभिमान थोड़ी देर तक तो ऐसे ही बैठा रहा। फिर उसने आराध्या को देखकर कहा, रेडी हो जाओ, डॉक्टर के पास चलते हैं। आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। वह बोली, डॉक्टर के पास क्यों जाना है? अभिमान बोला, प्रेगनेंसी किट हमेशा 100% सही नहीं होती, इसलिए डॉक्टर को दिखाकर आएंगे। वहीं अल्ट्रासाउंड करके बताएगा कि बेबी है या नहीं। आराध्या को भी अभिमान की बात सही लग रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर बाहर आई। अभिमान भी अब तक तैयार हो गया था। अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ा और बोला, चलो, कोई पूछे तो कह देना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा पापा ने मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा है, समझ गई? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान आराध्या को लेकर बाहर आया तो उसने अब भी आराध्या का हाथ पकड़ा हुआ था। उस हाथ को देखकर आर्या बोली, क्या बात है, आज सूरज किस तरफ से उगा है? अभिमान बोला, माँ, मैंने बताया था ना इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और आप तो जानती हैं पापा को, उन्होंने कहा है मैं ही इसे लेकर जाऊं, इसलिए मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान आराध्या को लेकर बाहर आ गया। उसने आराध्या के लिए गाड़ी का गेट खोला और उसे आराम से गाड़ी में बैठने दिया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अगले 1 घंटे में उसने अपनी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रोकी। आराध्या की ओर देखकर कहा, उतरो। आराध्या की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वह बोली, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो? अभिमान ने कहा, तब की तब सोचेंगे, अभी कंफर्म तो होने दो। आराध्या फिर बोली, फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तब तो क्या होगा, क्या कहोगे घर में सबको? अभिमान कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने आज पहली बार आराध्या को अपने दिल की बात बताते हुए कहा, देखो, मैं यह बच्चा नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है। ना तुम मुझे पसंद करती हो, ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मुझे लगता भी नहीं कि हमारे बीच में कभी आगे जाकर प्यार होगा। तो अब तुम बताओ क्या करना है इस बच्चे का? एक तरीका तो यह है कि इसे अबॉर्शन करवा सकते हैं और एक तरीका यह है कि इसे रख भी सकते हैं। यह सुनकर आराध्या के चेहरे पर हल्के से पानी आ गया और वो यही सुनना चाहती थी कि अभिमान क्या चाहता है। वो दोनों हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर ने चेकअप किया। फिर नर्स ने कहा, आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए और नारियल पानी पीजिए, और मैडम को आयरन की गोली लिख रही हूँ, रोज एक आयरन की गोली दीजिए। इससे आपको भूख लगेगी और आप जितना अपना ख्याल रखेंगी आपका बच्चा उतना ही हेल्दी होगा। इतना कहकर उसने एक पेपर पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी और अभिमान की ओर वह पर्ची बढ़ा दी। अभिमान ने उस पर्ची को ले लिया और आराध्या को देखने लगा। और तभी आराध्या ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, बच्चा नहीं चाहिए, मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। यह सुनकर अभिमान का दिल जोरों से धड़कने लगा। वही डॉक्टर भी हैरान सी अभिमान और आराध्या को देख रही थी। आराध्या ने जैसे ही यह बोला कि वह इस बच्चे को नहीं चाहती, अभिमान हैरानी से आराध्या की ओर देखने लगा।
जैसे ना जाने उसने कितनी बड़ी बात बोल दी हो। और डॉक्टर भी हैरानी से दोनों को देखकर बोली, आर यू सी? और आप दोनों बच्चा नहीं चाहते? अभिमान कुछ नहीं बोला, वह तो जैसे सदमे में चला गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आराध्या ऐसा डिसीजन लेगी। आराध्या ने बस हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, देखो, अगर आप दोनों बच्चा नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी एक औरत होने के नाते आप दोनों को सलाह देती हूँ, आप अपने पीछे देखिए। दोनों ने पलट कर पीछे देखा तो एक कपल केबिन के बाहर खड़ा हुआ था। देखने में काफी मैच्योर लग रहा था। डॉक्टर ने फिर आराध्या और अभिमान को देखकर कहा, यह जो कपल बाहर खड़ा है ना, यह पिछले 12 सालों से मेरे पास आ रहा है। पता है क्यों? सिर्फ एक बच्चे की चाह लेकर। उनकी शादी को 12 साल हो गए, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। और जानते हो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब उनकी नई नई शादी हुई थी तब इन दोनों को भी बच्चा नहीं चाहिए था। नतीजा यह हुआ, दोनों की सलाह से अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन को 11 साल हो गए, लेकिन अभी तक उन दोनों को बच्चा नसीब नहीं हुआ। अब एक लास्ट ऑप्शन है, आईवीएफ। देखो, मैं यह नहीं कहती कि आप अपने लिए डिसीजन मत लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों को एक बार फिर सोच लेना चाहिए। आजकल प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। कितने ही कपल को आईवीएफ कराने के बाद भी बच्चों की खुशी नसीब नहीं होती। बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा और अभिमान ने आराध्या की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। आराध्या ने एक बार फिर अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मुझे अब बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर ने अभिमान की तरफ देखा तो अभिमान ने अपने गुस्से को छुपाते हुए कहा, डॉक्टर, यह इसकी बॉडी है, इसकी मर्जी। अगर यह बच्चा नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? इतना कहकर अभिमान वहां नहीं रुका और केबिन से बाहर आ गया, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा देर तक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता था। वहीं केबिन में डॉक्टर ने एक स्लिप में कुछ लिखकर आराध्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तो कल आप शाम 5 बजे आ जाइएगा, हम आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे। आराध्या ने चुपचाप नम आंखों से स्लिप पकड़ लिया और केबिन से बाहर आ गई। अगले 20 मिनट में अभिमान ड्राइव कर रहा था और आराध्या चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई विंडो से बाहर देख रही थी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। दोनों ही इस बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। अगर दोनों के बीच सब कुछ ठीक होता तो शायद ही पल खुशी का होता। दोनों के ही बीच कुछ ठीक नहीं था, इसलिए दोनों ही इस बच्चे को लेकर परेशान थे। हालांकि कहीं ना कहीं दोनों ही इस बच्चे को चाहते थे, लेकिन एक दूसरे के सामने बोलने से कतरा रहे थे। दोनों को ही ऐसा लगता था कि अगर एक ने साथ छोड़ दिया तो बच्चे को अकेला संभालना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर में अभिमान ने गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी। आराध्या तो इतनी टेंशन में थी कि उसे महसूस भी नहीं हुआ कि गाड़ी मेंशन के बाहर रुक चुकी है। अभिमान ने आराध्या की बाजू पर हाथ लगाकर कहा, गिलहरी उतरो। आराध्या ने अभिमान की ओर देखा। अभिमान भी आराध्या की ओर ही देख रहा था। दोनों की नजर एक दूसरे से टकरा रही थी। दोनों ही कुछ कहना चाहते थे, दोनों ही कुछ कन्फेंस करना चाहते थे, दोनों ही अपने दिल की बात एक दूसरे को बताना चाहते थे, लेकिन दोनों को ही डर था कि कहीं दूसरा उसकी फीलिंग का मजाक ना बनाए, और इसलिए एक बार फिर दोनों ने खुलकर बात करना ठीक नहीं समझा। आराध्या चुपचाप गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। उसके जाते ही अभिमान ने अपनी आंखें बंद कर ली और सीट पर कमर लगाकर बैठ गया। करीब 10 मिनट बैठे रहने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से में स्टीयरिंग पर मारना शुरू कर दिया। उसका जितना अभी गुस्सा था उसने स्टीयरिंग पर निकाल लिया और फिर गाड़ी से निकलकर अंदर चला गया। अंदर का नजारा कुछ और ही था। अंदर बानी सोफे पर बैठी हुई रो रही थी और पूरी रघुवंशी फैमिली उसे दिलासा दे रही थी। हर्षवर्धन अपने फोन के साथ इधर उधर चक्कर लगा रहा था। बार बार किसी को कॉल करके पूछ रहा था, मिस्टर बजाज का कुछ पता चला? मिस्टर बजाज अपने घर से ऐसे ही कैसे जा सकते हैं? देखो, हो ना हो उन्हें किसी ने किडनैप किया है। जितनी जल्दी हो सके उनका पता लगाओ। वहीं शिवाय अपने हाथों में एक मैगजीन पकड़े यह सब होता हुआ देख रहा था। अभिमान जाकर शिवाय के पास बैठ गया और बोला, पापा, यह सब क्या हो रहा है? शिवाय ने कहा, मिस्टर बजाज कहीं चले गए हैं, बानी को भी नहीं पता कहाँ हैं, और तुम्हारे बड़े पापा इसीलिए बहुत परेशान हैं। वह सब छोड़ो, तुम बताओ आराध्या कैसी है? अभिमान ने सीढ़ियों की तरफ देखकर कहा, जहां आराध्या चुपचाप गुमसुम सी होकर जा रही थी। अभिमान बोला, ठीक है, थोड़ी थकावट है और हल्का सा बुखार, दवाइयां दे दी है, डॉक्टर ने कल फिर बुलाया है। इतना कहकर वह भी आराध्या के पीछे पीछे चला गया।
शिवाय ने एक नज़र अभिमान और आराध्या को देखा और फिर हर्षवर्धन को देखा। थोड़ी देर तक शिवाय चुपचाप किसी को कुछ कहे अपने लिविंग एरिया के नज़ारों को देख रहा था, जहां बानी रो रही थी और सब बानी की खिदमत में लगे हुए थे। शिवाय ने अपना फ़ोन निकाला और चुपचाप वहां से उठकर गार्डन में चला गया। गार्डन में जाकर उसने किसी को फ़ोन करके कहा, जितनी जल्दी हो सके मिस्टर बजाज का पता लगाओ, पता करो कौन है जो मिस्टर बजाज को धमकी दे रहा है। बानी को रघुवंशी मेंशन में देखकर क्रिस का तो दिमाग खराब हो गया। वह कुछ भी करके वहां से जाना चाहता था, इसलिए वह बिना बताए चुपचाप घर से बाहर जा रहा था। पर जैसे ही गार्डन में पहुंचा, शिवाय ने उसे पीछे से आवाज लगाई, क्रिस कहाँ जा रहे हो? क्रिस को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिलहाल वह घर की सिचुएशन को समझ रहा था। चाहे जो भी था, लेकिन बानी के आंसू झूठ नहीं थे और यह बात तो क्रिस भी अच्छे से जानता था। उसने पलटकर शिवाय को देखा और मुस्कुराकर कहा, भाई वह एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। शिवाय बोला, कौन सी मीटिंग? क्रिस ने कहा, वह केरल वाला प्रोजेक्ट, उसी के सिलसिले में मीटिंग है। शिवाय ने कहा, क्रिस तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ? क्रिस ने नामे गर्दन हिला दी। शिवाय थोड़ा सा आगे आया और क्रिस पीछे हट गया। शिवाय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है, तो मुझसे झूठ मत बोला करो। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लेगा। वैसे तुम्हारे पापा भी तुम्हारी हर बात पर यकीन नहीं करते, बस अपनी अच्छाई के चलते तुम्हें इग्नोर करते रहते हैं। अब जरा सच सच बताओ कहाँ जा रहे हो? क्रिस ने भी जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बोला, बानी का मेंशन आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ना ही मैं बानी से शादी करना चाहता हूँ। मानता हूँ उसके साथ जो हो रहा है वह गलत हो रहा है, उसके पापा मिसिंग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी रघुवंशी फैमिली उसके पीछे पागल हो जाए। देखो तो कैसे उसे सिर पर बैठाने के लिए तैयार हैं। अरे पुलिस में रिपोर्ट कराए ना, लेकिन नहीं, बानी को घर ही ले आए। अब वह फिर से अपना पागलपन दिखाएगी और मुझसे शादी करने के लिए कहेगी, और मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगा। शिवाय ने हंसकर कहा, बेटा जी, अगर तुम्हारे पापा ने डिसीजन लिया ना कि तुम बानी से शादी करोगे, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें बानी से शादी करने के लिए रोक ले। इस बार तो क्रिस ने भी हाथ बांध कर शिवाय से कहा, भाई जी, अगर मैंने डिसीजन ले लिया ना कि मैं बानी से शादी नहीं करूंगा, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे जबरदस्ती बानी के साथ मंडप में बिठा दे। हवा बनकर उड़ जाऊंगा। शिवाय ने हंसकर कहा, तेरे पापा को हवा गुब्बारे में डालनी आती है, समझ आई? इतना कहकर शिवाय अंदर जाने लगा और क्रिस गुस्से में शिवाय को देख रहा था। अचानक ही शिवाय रुका। उसने पलटकर क्रिस को देखकर कहा, डोंट वरी, तेरे पापा ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे जिससे तेरी खुशी शामिल ना हो। इतना कहकर शिवाय अंदर चला गया और क्रिस को तसल्ली हो गई कि शायद उसकी और बानी की शादी नहीं होगी। फिर वह भी वहां नहीं रुका और जल्दी से वहां से चला गया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने बाइक हॉस्पिटल के बाहर रोकी और जल्दी से उतरकर अस्पताल के अंदर चला गया। वह सबसे पहले अवनीत के केबिन में गया, जहां ना तो अवनीत था और ना ही शिवांगी। अनिरुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि शायद आज शिवांगी की थेरेपी शुरू हो जाएगी, और आखिरकार वह अवनीत और शिवांगी को ढूंढता हुआ एक कमरे में पहुंचा, जहां शिवांगी 2-3 बच्चों के साथ एक्सरसाइज कर रही थी। अवनीत भी वहीं बैठा था, क्योंकि वह 1 मिनट के लिए भी शिवांगी को किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता था। हालांकि वह नहीं चाहता था कि शिवांगी उसकी सगी भांजी है, फिर भी कहीं न कहीं उसके दिल में शिवांगी को लेकर एक जगह बन गई थी। अगर जान जाता कि शिवांगी उसकी भांजी है, तो शायद अवनीत बहुत खुश होता। अवनीत को यह भी नहीं पता था कि वीरा और विराज जिंदा हैं। उसे तो बस इतना ही पता था जितना रघुवंशी फैमिली के बाकी मेंबर को पता था। कमरे में एक नर्स थी जो उन सबको एक्सरसाइज करवा रही थी, और शिवांगी सबसे अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर रही थी। अनिरुद्ध बहुत देर तक गेट पर खड़ा होकर शिवांगी को देख रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी एक्सरसाइज में डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे, इसलिए चुपचाप खड़ा था। और तभी अवनीत की नज़र अनिरुद्ध पर गई। अनिरुद्ध को देखकर अवनीत अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, अनिरुद्ध, तुम जैसे ही शिवांगी ने अनिरुद्ध का नाम सुना, वैसे ही वह मुंह बनाकर रोती हुई अनिरुद्ध के पास आई, जैसे कोई छोटी बच्ची अपने पेरेंट्स को देखकर करती है। वैसे ही शिवांगी जाकर सीधा अनिरुद्ध के गले लग गई और रोने लगी।
थी। उसे रोता हुआ देखकर अवनीत और अनिरुद्ध दोनों ही हंसने लगे, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि शिवांगी पूरा दिन तो ठीक रहती है, लेकिन अनिरुद्ध को देखकर उसका रोना निकल जाता है। अनिरुद्ध ने शिवांगी की कमर को हल्का सा थपथपाते हुए कहा, तितली क्या हुआ? शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, तितली यहाँ नहीं। अनिरुद्ध बोला, तितली यहाँ आना नहीं चाहती। शिवांगी कुछ नहीं बोली। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, देखो मैंने कहा था ना, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें ब्रूम ब्रूम चलाना सिखाऊंगा। सीखोगी ना ब्रूम ब्रूम? तितली ने हाँ में गर्दन हिला दी। बहुत देर तक शिवांगी अनिरुद्ध को गले लगाए ऐसे ही रोती रही। अवनीत ने फिर अनिरुद्ध से कहा, चलो मेरे केबिन में चलकर बैठते हैं। तीनों ही केबिन में आ गए। शिवांगी बैठी हुई थी और अनिरुद्ध ने अपने फोन में से उसे गेम लगाकर दे दिया था। शिवांगी अब फोन में गेम खेल रही थी। अनिरुद्ध से पूछा, कैसी चल रही है इसकी थेरेपी? अवनीत ने कहा, उम्मीद से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है तितली, हर काम अच्छे से करती है, लेकिन पता नहीं तुम्हें देखकर रोने क्यों लगती है। बस ये यहाँ इसलिए आती है क्योंकि तुम इसे ब्रूम ब्रूम सिखाओगे, इसलिए अपनी बात से पलट मत जाना, ब्रूम ब्रूम सिखा देना। इतना कहकर अवनीत हंसने लगा। अनिरुद्ध ने भी हंसकर कहा, हाँ जीजू पक्का, जब यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी तब मैं इसे बाइक चलाना सिखा दूंगा। थोड़ी बहुत बात करने के बाद अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर अस्पताल से बाहर आ गया। अनिरुद्ध बाइक चला रहा था और तभी शिवांगी ने बैलून देखा, लेकिन उसे पता ही नहीं था वह बैलून है। बस वह अनिरुद्ध को पीछे से पकड़कर हल्का हल्का मारने लगी। अनिरुद्ध ने भी बाइक रोकी, फिर हल्का सा पीछे पलट कर कहा, ए तितली क्या हुआ, मार क्यों रही हो? शिवांगी ने एक बैलून की तरफ इशारा किया और बोली, तितली चाहिए। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, बैलून चाहिए? तितली ने हंसकर कहा, तितली को बैलून चाहिए। अनिरुद्ध ने तितली को बाइक से उतरने के लिए कहा और वह भी बाइक से उतर गई। फिर अनिरुद्ध भी बाइक से उतरा और शिवांगी के लिए बैलून खरीद कर लाया। उसने बैलून शिवांगी को दिया और शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वह बैलून को देखकर बहुत खुश हुई। अनिरुद्ध बोला, चलो अब बाइक पर बैठो, घर चलते हैं, वरना थोड़ी देर में ट्रैफिक लगना शुरू हो जाएगा और हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। हालांकि वह ठीक से अपनी बात अनिरुद्ध को समझा नहीं पाती थी, लेकिन अनिरुद्ध की सारी बात अच्छे से समझ जाती थी, इसलिए वह भी बाइक पर बैठ गई और थोड़ी देर में वो दोनों अपने अपार्टमेंट के बाहर आकर रुके। अपार्टमेंट के बाहर एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। अनिरुद्ध ने बाइक अपार्टमेंट के बाहर रोकी, फिर उसने शिवांगी को उतरने के लिए कहा और शिवांगी भी उतर गई। वह चुपचाप उस आइसक्रीम वाले को देख रही थी जिसके आसपास बच्चे खड़े हुए थे। अनिरुद्ध ने बाइक स्टैंड पर लगाई और शिवांगी को देखकर कहा, तितली आइसक्रीम खाओगी? शिवांगी ने हैरानी से अनिरुद्ध को देखा और बोली, तितली आइसक्रीम? अनिरुद्ध बोला, हाँ बच्चों की फेवरेट होती है, चलो खिलाता हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध ने शिवांगी के कंधे पर हाथ रखा और उसे आइसक्रीम वाले के पास लेकर आया और उसमें से 2 कोन ले ली। एक उसने शिवांगी को दे दी और एक खुद ही खा ली। फिर शिवांगी को लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। दोनों ही आइसक्रीम खा रहे थे। शिवांगी को आइसक्रीम बहुत टेस्टी लग रही थी। शायद उसने पहली बार खाई थी या कभी बचपन में भी खाई होगी, तो उसे टेस्ट याद नहीं था। वह बहुत मजे से आइसक्रीम खाकर वह कितनी खुश है। फिर उसने पूरी आइसक्रीम खा ली, लेकिन अनिरुद्ध फोन पर टाइप कर रहा था और उसने अपनी थोड़ी सी आइसक्रीम खाई थी। शिवांगी ने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और उसकी आइसक्रीम की तरफ देखते हुए कहा, तितली आइसक्रीम खाएगी? अनिरुद्ध ने अपने आइसक्रीम शिवांगी को पकड़ा दी और खुद मोबाइल में टाइप करता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा और थोड़ी देर में शिवांगी ने अनिरुद्ध की आइसक्रीम भी फिनिश कर दी। अगले 20 मिनट में दोनों अपार्टमेंट के अंदर थे। अनिरुद्ध वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था और शिवांगी बालकनी के झूले पर बच्चों की तरह लटकी हुई थी। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध अपने बाल पोंछता हुआ बालकनी में गया, जहां शिवांगी झूले पर बैठी हुई बाहर के नजारे देख रही थी। अनिरुद्ध ने टॉवल बालकनी में ग्रिल पर सुखाया और शिवांगी को देखकर बोला, तितली बाहर से आई हो ना? वह भी अस्पताल से, जाओ जाकर नहा लो। शिवांगी को सुनाई सब दे रहा था, लेकिन उसने अनिरुद्ध को इग्नोर कर दिया। अब वह बच्चों की तरह जिद करने लगी थी, इसलिए उसने बाहर की तरफ देखकर कहा, तितली को नहीं नहाना। यह सुनकर अनिरुद्ध ने हैरानी से
शिवांगी को देखा और बोला, मैंने कहा ना जाओ, जाकर नहा लो। शिवांगी ने गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को समझाते हुए कहा, देखो जब हम अस्पताल से आते हैं ना तो नहा लेते हैं, नहा कर अच्छा लगता है। जैसे देखो मैं फ्रेश हो गया ना, जाओ तुम भी नहा लो। शिवांगी मुंह बनाकर बोली, अनिरुद्ध तितली को नहलाएगा। यह सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। वह बोला, तुम कुछ ज्यादा ही बातें नहीं बनाने लगी? सही कह रहे थे अवनीश जीजू की तुम तो जरूरत से ज्यादा ही सीख रही हो। चुपचाप जाकर खुद नहा लो। लड़कियां खुद नहाती हैं। शिवांगी मुंह बनाकर बोली, तितली खुद नहीं नहाएगी। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना जाकर नहा लो, लड़कियां खुद नहाती हैं। शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, तितली खुद नहीं नहाएगी। अनिरुद्ध दूसरे झूले पर बैठ गया जो शिवांगी के बिल्कुल सामने रखा हुआ था। उस वक्त वह गुस्से में तितली को देख रहा था। फिर दांत पीसते हुए बोला, पागल लड़की। शिवांगी भी अनिरुद्ध को जवाब देते हुए बोली, पागल अनिरुद्ध। यह सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने शिवांगी को परेशान करते हुए कहा, तितली पागल। शिवांगी भी कंधे उचकाकर बोली, तितली अच्छी, अनिरुद्ध पागल। यह सुनकर अनिरुद्ध को और ज्यादा हंसी आने लगी। उसने फिर से शिवांगी को छेड़ते हुए कहा, तुम पागल लड़की हो। शिवांगी भी कहाँ मानने वाली थी। उसने भी अनिरुद्ध से कहा, अनिरुद्ध पागल है। अब तो अनिरुद्ध को मजा आ रहा था। उसने एक बार फिर कहा, तितली एक पागल लड़की है। शिवांगी बोली, अनिरुद्ध एक पागल लड़का है। यह सुनकर अनिरुद्ध जोर जोर से हंसने लगा और अनिरुद्ध को हंसता हुआ देखकर शिवांगी को भी हंसी आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगी। दोनों ही बहुत जोर जोर से हंस रहे थे और अपने अपने झूले पर लुढ़क पुढ़क रहे थे। अनिरुद्ध ने पहली बार शिवांगी को इतना हंसते हुए देखा था, वरना तो हमेशा थोड़ी सी मुस्कुराहट पास करती थी और शिवांगी को हंसता हुआ देखकर कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर हंसने के बाद अनिरुद्ध बोला, मैं लड़का तुम लड़की। शिवांगी ने भी फिर अनिरुद्ध को देखकर कहा, तुम लड़के मैं लड़की। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, लड़की लड़का अकेले अकेले खुद नहाते हैं। शिवांगी को अब अनिरुद्ध की बात समझ आ रही थी। उसने हाँ में गर्दन हिलाई तो अनिरुद्ध उसके पास जाकर बोला, तो चलो उठो, चलकर नहा लो। अब कल से तुम रोज नहाओगी, समझी। शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने जबरदस्ती शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ कमरे में लेकर आया और फिर उसने बाथरूम में उसे हल्का सा धकेलते हुए कहा, जाओ जल्दी से नहा लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए सूप बनाता हूँ, यमी यमी वाला सूप। शिवांगी को थोड़ा सा लालच हो गया और उसने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने कपड़े उतारने लगी। तभी अनिरुद्ध बोला, तितली। शिवांगी ने मुड़कर पीछे देखा तो अनिरुद्ध ने कहा, लड़की जब अपने कपड़े चेंज करती है, नहाती है तो गेट बंद करती है, समझी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और धड़ाम से अनिरुद्ध के मुंह पर बाथरूम का गेट दे मारा। अनिरुद्ध को हंसी आ गई और फिर वह अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर किचन में चला गया। रघुवंशी मेंशन रात का समय। आराध्या बहुत टेंशन में थी, इसलिए डिनर करने नीचे नहीं गई और ना ही उसका कुछ भी खाने का मन था। जब से हॉस्पिटल से आई थी तब से बालकनी के सोफे पर ही बैठी हुई थी। सूरज ढल गया था, चांद आसमान में था, लेकिन आराध्या की बेचैनी वहीं की वहीं थी। तभी उसने अपने पीछे किसी की आहट सुनी। आराध्या ने पलट कर देखा तो अभिमान के हाथ में खाने की प्लेट थी, जिसे वह आराध्या के पास लेकर आ रहा था। उसने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और बोला, खाना खा लो, भूखे रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आराध्या ने मुंह घुमाकर कहा, मुझे कुछ नहीं खाना। अभिमान वापस जा रहा था लेकिन आराध्या की बात सुनकर रुक गया और पलट कर आराध्या को देखकर बोला, देखो गिलहरी, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है और खराब मत करो। चुपचाप खाना खा लो, वरना सच कहता हूँ तुमने मेरा 100% गुस्सा नहीं देखा। देख लोगी तो मुझे जवाब देना छोड़ दोगी। आराध्या भरे गले से बोली, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रही, बस मुझे खाना नहीं खाना है, खाने का मन नहीं, इसलिए जाओ यहाँ से। अभिमान को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन समझ रहा था कि इस वक्त आराध्या की तबीयत ठीक नहीं। वैसे भी दोनों के बीच बहुत दूरी थी, एक छोटी सी बात को लेकर दोनों क्लियर नहीं थे। यह कह सकते हैं दोनों ही डरते थे कि कहीं उनके दिल की फीलिंग सामने ना आ जाए। अभिमान ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और आराध्या के सामने जाकर बैठ गया और फिर थाली में से एक निवाला तोड़कर आराध्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो जो भी तुमने डिसीजन लिया है मैं उसके साथ हूँ। मैंने हॉस्पिटल में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हारी बॉडी है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। मैं तुम्हें इस बच्चे के लिए फोर्स नहीं करूंगा। इतना कहकर उसने आराध्या की तरफ निवाला बढ़ाया। आराध्या तो पहले ही अंदर से टूटी हुई थी। अभिमान की यह बात सुनकर उसकी आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वह भी बाहर आ गए।
उसने अभिमान का हाथ हटाकर कहा, मुझे सच में भूख नहीं है। परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। अभिमान को गुस्सा आ गया और उसने बालकनी में रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाकर फेंक कर मारा और बोला, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या चाहती हो तुम? अब तो मैं तुम्हारे डिसीजन के बीच में भी नहीं आ रहा, फिर क्यों खाना पीना छोड़ दिया? बताओ, तुम हर बात का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहरा देती हो? क्यों हमेशा बेचारी बनकर बैठ जाती हो? जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वही मेरे दिमाग में भी चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह खाना पीना छोड़कर नहीं बैठा और ना ही खुद को बेचारा महसूस करवा रहा हूँ। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या की दोनों बाजू पकड़ी और उसकी हथेली को जोड़ते हुए कहा, क्यों हमेशा मुझे गुनहगार ठहरा देती हो? तुम या शादी नहीं चाहती थी? शादी मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने फैमिली के प्रेशर में आकर या शादी की और अब जैसे भी करके शादी को निभा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी फैमिली में डाइवोर्स नहीं होते तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर चुका हूँ। बेशक हमारा रिश्ता जैसा भी हो, लेकिन तुम्हें डाइवोर्स देने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन तुम खुद को अबला नारी साबित करने में तुली हुई हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ना जीती हो ना जीने देती हो। गलती मेरी थी ना? तुम्हें यही लगता है ना कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ रात गुजारी, तो मुझे पनिश करो, इस बच्चे को क्यों? अभिमान ने इतना ही कहा था कि आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी। उसकी बातों का मतलब निकालने की कोशिश कर रही थी। वहीं अभिमान ने भी महसूस किया कि शायद उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही कह दिया। अभिमान अगले ही पल आराध्या को छोड़ दिया और चुपचाप कमरे में चला गया। आराध्या फिर से सोफे पर टेक लगाकर बैठ गई। उसके मन में पहले ही बहुत हलचल थी, अब और ज्यादा होने लगी। अभिमान कमरे में आकर गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने आराध्या को अपने दिल की बात बताने की कोशिश की। वहीं बाहर बैठी आराध्या समझने की कोशिश कर रही थी, क्या सच में अभिमान को इस बच्चे से लगाव है? क्या वह नहीं चाहता कि मैं इस बच्चे को अवॉइड कर दूं? पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। और यह सब सोचती सोचती आराध्या वहीं बालकनी के सोफे पर ही लेट गई और थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। कमरे में अभिमान ने अपने इमोशंस को जैसे तैसे कंट्रोल किया और गुस्से में वॉशरूम के अंदर चला गया। करीब आधे घंटे बाद अभिमान अपने बालों को पोंछता हुआ बाहर आया। फिर उसकी नजर ना जाने क्यों बालकनी की ओर चली गई और फिर उसके कदम ही बालकनी की ओर चले गए। अभिमान ने देखा तो आराध्या सोफे पर सो चुकी थी और खाना वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। अभिमान खुद में ही बड़बड़ाया, गिलहरी कहीं की, एक नंबर की जिद्दी है, इसकी बात मानो तो भी प्रॉब्लम है, ना मानो तो भी प्रॉब्लम। खुद तो बेचारी का ताज पहनकर बैठी हुई है और मुझे बना दिया विलन। क्या करूं मैं इस लड़की का? अभिमान ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और आराध्या को गोद में उठाकर कमरे में आने लगा। और तभी आराध्या की आंखें खुल गई। आराध्या ने अभिमान को देखा और अभिमान भी आराध्या को ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक बार फिर दोनों चुप हो गए। आराध्या की आंखें नम हो गई। अभिमान ने उसे बेड पर लिटा दिया और फिर ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, सो जाओ, ज्यादा टेंशन लोगी तो खुद ही तबीयत खराब करोगी। इतना कहकर वह पीछे हट गया और सोफे पर जाकर बैठ गया। आराध्या कुछ देर तक ऐसे ही लेटी रही। अभिमान भी अपना लैपटॉप खोल लिया, क्योंकि उसका ध्यान बैठ नहीं रहा था। उसे एक डर सताए जा रहा था कि कहीं सुबह आराध्या बेबी अबॉर्ट ना करवा ले। उसने बहुत देर तक लैपटॉप कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं, लेकिन फिर लैपटॉप बंद करके सोफे पर लेट गया। कल क्या होगा उसे नहीं पता था। आराध्या भी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और धीरे धीरे वह दोनों ही सो गए। वहीं बानी भी अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी, शायद सबके सोने का इंतजार कर रही थी। बार बार कभी बालकनी में झांक कर देखती और कभी कमरे का दरवाजा खोल कर देखती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह स्टडी रूम में जाएगी और पेपर उसके सामने रखे होंगे और उन्हें उठाकर वह वापस अपने कमरे में आ जाएगी और कल अजय ओबराय को दे देगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि रघुवंशी मेंशन में शिवाय नाम का शेर रहता है, जिसकी आंखों में अलग ही लेंस फिट है। उसकी नजरों के सामने से कुछ भी बचता नहीं था। करीब 1 बजे बानी अपने कमरे से दबे पांव निकली और चुपचाप स्टडी रूम की ओर चली गई। उसने धीरे से स्टडी रूम का गेट खोला और उसके अंदर चली गई। अंदर बहुत अंधेरा था। वैसे तो बानी का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन क्या करती, वह भी मजबूर थी। अपने पापा को बचाना उसकी पहली प्राथमिकता थी। बानी अंधेरे कमरे में अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर वहां पर पेपर ढूंढ रही थी। वह अच्छे से जानती थी कि पेपर उसे इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मजबूर थी। क्या करती? जैसे तैसे वहां मोबाइल की छोटी सी रोशनी से
पेपर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बानी अब भी पिछले 1 घंटे से मोबाइल की टॉर्च में पेपर ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और तभी उस कमरे की लाइट जली। बानी एकदम से रुक गई। डर कर उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं दूसरी तरफ क्रिस गेट के बाहर खड़ा हुआ चक्कर लगा रहा था, बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। और तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। क्रिस ने उस गाड़ी को देखा तो राहत की सांस ली और जल्दी से उस गाड़ी के पास गया। उसने गेट खोला तो उसमें से मीरा बाहर आई। मीरा ने एक शार्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक थी। ब्लैक कलर की शार्ट ड्रेस में मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बाल भी खुले हुए किए थे, कानों में डायमंड इयररिंग्स पहने हुए थे। क्रिस देखकर समझ गया कि वह इयररिंग्स उसकी माँ के हैं। क्रिस मीरा को लेकर गाड़ी से थोड़ी दूर आया और बोला, माँ को पता तो नहीं चला? मीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन वह पूछ रही थी कि कहाँ जा रही हो, तो जैसा आपने कहा था मैंने झूठ बोल दिया कि फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। क्रिस फिर रघुवंशी मेंशन के ड्राइवर को देखकर कुछ इशारा किया और वह ड्राइवर वहां से चला गया। मीरा बोली, लेकिन आपने यहाँ अकेले क्यों बुलाया है? माँ को पता चलेगा तो बहुत नाराज हो जाएंगी। मैं माँ से झूठ नहीं बोलती, आज पहली बार झूठ बोला है। क्रिस का तो मन कर रहा था कि अपना सिर ही पीट ले। फिर उसने जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बोला, तुम्हें नहीं पता एक लड़का एक लड़की को क्लब में क्यों बुलाता है? मीरा ने अपनी मासूमियत के चलते ना में गर्दन हिला दी। क्रिस बोला, चलो अंदर चलकर थोड़ा डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आज की डेट एंजॉय करते हैं। डेट सुनकर मीरा हैरानी से क्रिस को देखने लगी तो क्रिस बोला, तुम मेरे साथ डेट पर ही तो आई हो? मीरा कुछ बोली नहीं। क्रिस बोला, जब एक लड़का लड़की बाहर घूमने जाते हैं तो उसे डेट कहते हैं, समझी? मीरा ने थोड़ी हैरानी से पूछा, लेकिन मेरी फ्रेंड तो कहती थी जिसे हम प्यार करते हैं उसके साथ डेट पर जाते हैं। अब क्रिस चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह मीरा को कैसे समझाए, उसे कैसे बताए कि हाँ, वह उसे प्यार ही तो करता है। लेकिन फिर उसने मीरा के कंधे पर हाथ रखा और उसे अंदर की तरफ लाता हुआ बोला, यह सारी बातें बाद में करेंगे, तुम चलो अभी अंदर डांस करते हैं, बहुत मजा आएगा। क्रिस मीरा को लेकर अंदर आ गया और फिर उसे डांस फ्लोर पर लेकर डांस करने लगा। क्रिस आज खुश था क्योंकि वह मीरा के साथ वक्त बिताना चाहता था और बिता भी रहा था। उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए बानी से तो वह शादी नहीं करेगा। पर अभी उसके दिल में कहीं न कहीं यह डर था कि कहीं कोई उसे यहाँ न देख ले कि उसने अपने से 7 साल छोटी लड़की की पसंद की है। लेकिन फिलहाल तो क्रिस उस पल को एंजॉय करना चाहता था और कर भी रहा था। क्रिस मीरा के साथ मस्ती में डांस कर रहा था। पहले तो मीरा भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्रिस के साथ घुलने लगी थी। वह भी अब क्रिस के साथ अच्छे से डांस कर रही थी और बहुत खुश थी। शायद अपनी जिंदगी में अब उसने खुश रहना सीख लिया था, वरना तो दोनों बहनों ने बस स्ट्रगल ही किया था और उसकी बड़ी बहन तो अभी भी स्ट्रगल ही कर रही थी ताकि जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं होते वह भी अपना करियर सेट कर सके। मीरा अब डांस करते करते थक गई तो उसने क्रिस की बाजू पकड़कर कहा, मिस्टर रघुवंशी, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठना है। क्रिस मीरा का हाथ पकड़कर एक बार फिर गोल गोल घुमाया और बोला, अभी से थक गई? अभी तो पूरी रात बाकी है। मीरा ने हैरानी से क्रिस को देखकर कहा, माँ ने कहा है 2 घंटे में वापस आ जाना। उन्होंने ड्राइवर से भी यही कहा है कि वह बाहर ही वेट करता रहे। क्रिस बोला, अरे ड्राइवर को मैंने समझा दिया, वह कुछ नहीं बताएगा, तुम बस मेरे साथ एंजॉय करो। लेकिन मीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, अब घर जाना है, बहुत थक गई। तभी क्रिस का फोन वाइब्रेट हुआ तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम वहां जाकर बैठो, मैं कॉल रिसीव करके आता हूँ। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक बार टेबल पर जाकर बैठ गई। क्रिस ने मीरा को एक मुस्कुराहट पास की और फिर क्लब से बाहर चला गया क्योंकि उसे फोन रिसीव करना था। 20 मिनट बाद क्रिस क्लब में वापस आया तो मीरा टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। क्रिस खुद से ही बोला, यार मैंने भी इसे बहुत कुछ ज्यादा ही थका दिया। फिर उसने मीरा को हाथ लगाकर उठाते हुए कहा, ए छुटकी, सो गई क्या? चलो घर चलते हैं। लेकिन मीरा उठी नहीं, वैसे ही टेबल पर सिर रखकर लेटी रही। क्रिस ने मीरा को फिर से उठाने की कोशिश करी, लेकिन मीरा इस बार भी नहीं उठी। आखिरकार क्रिस ने मीरा को गोद में उठा लिया और क्लब से बाहर आ गया। उसने ड्राइवर को इशारा करके गाड़ी लाने के लिए कहा और थोड़ी देर में ड्राइवर गाड़ी लेकर उनके पास आ गया।
क्रिस ने मीरा को गाड़ी में बैठाया और खुद भी मीरा के बराबर में बैठकर ड्राइवर से बोला, माँ पापा को पता नहीं चलना चाहिए वरना तुम्हारी नौकरी तो गई। ड्राइवर ने हाँ में गर्दन हिलाई और ड्राइविंग करने लगा। क्रिस मीरा को जगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मीरा उठ नहीं रही थी और तभी क्रिस को महसूस हुआ जैसे मीरा की ड्रेस में से ड्रिंक की स्मेल आ रही है। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। क्रिस अपना चेहरा मीरा के चेहरे के पास लेकर आया और एक हाथ से मीरा के दोनों गालों को पकड़कर दबाया। मीरा का हल्का सा मुंह खुल गया। क्रिस ने महसूस किया तो मीरा पूरी टल्ली थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अब उसे घबराहट होने लगी। उसने मीरा को जगाने की कोशिश की लेकिन मीरा सच में टल्ली थी। शायद उसने अंदर पानी की जगह कुछ उल्टा सीधा पी लिया था और इसीलिए वह टेबल पर बेहोश होकर लेटी हुई थी। क्रिस अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह तो बस मीरा के साथ थोड़ा एंजॉय करने आया था लेकिन उसे नहीं पता था कि मीरा कोई स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पी लेगी। वहीं ड्राइवर ने मिरर में देखकर पूछा, क्या हुआ क्रिस भैया जी, दीदी उठ क्यों नहीं रही? क्रिस बोला, शायद उसने क्लब में कुछ उल्टा सीधा पी लिया और अब या नहीं उठी तो मेरी माँ मुझे उठा देंगी। भगवान मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसे अगर ऐसी हालत में घर लेकर गया तो फिर पक्का मम्मी पापा मुझे पीटेंगे। नहीं, मुझे कोई नहीं बचा सकता। और तभी मीरा का फोन वाइब्रेट हुआ। क्रिस ने देखा तो हीर मीरा को कॉल कर रही थी और मीरा का फोन देखकर क्रिस के दिल की धड़कन और बढ़ गई। अब तो उसे और ज्यादा घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन फिर वह कुछ सोचकर उसने फोन कट किया और हीर को मैसेज किया, माँ अभी आ रही हूँ, गाड़ी में हूँ। हीर का भी रिप्लाई आया, बेटा बहुत रात हो गई, जल्दी आ जाओ और आज के बाद कभी इतनी रात को बाहर मत जाना। पीहू के डैडी को पता चलेगा तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। जब तक तुम घर नहीं आओगी मुझे नींद नहीं आएगी। ड्राइवर से कहकर जल्दी से घर आ जाओ। क्रिस ने मीरा के फोन से रिप्लाई किया, माँ मैं बस आ रही हूँ, गाड़ी में हूँ। क्रिस को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे और तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। क्रिस ने ड्राइवर को देखकर कहा, रघुवंशी मेंशन आ गए? ड्राइवर ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ। क्रिस बोला, लेकिन अब मैं क्या करूं, इसे अंदर लेकर कैसे जाऊं? ड्राइवर ने कहा, क्रिस भैया मैं क्या बताऊं, मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूं। क्रिस बोला, अरे तू मामूली सा ड्राइवर है, तेरे अंदर अक्ल तो होगी ना, कुछ आइडिया दे देता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ड्राइवर ने तो सोचकर कहा, भैया एक काम हो सकता है, आप बड़ी मालकिन को फोन करके गार्डन में बुला लें। ड्राइवर की बात पूरी होती उससे पहले ही क्रिस बोला था, अरे वाह, मुझे गार्डन में ही मारना शुरू कर देंगी और अगर उन्होंने गलती से भी मीरा को इस हालत में देख लिया फिर तो तेरी पिटाई होनी निश्चित है। क्या आइडिया दिया है, सही कहा तुमने, तुम एक मामूली से ड्राइवर ही हो। और तभी ड्राइवर ने भी मुंह बनाकर कहा, भैया पूरी बात तो सुनते नहीं, अपनी ही गाया करते हो। क्रिस ने हल्का सा ड्राइवर के सिर पर मारकर कहा, हाँ तो बता ना पूरी बात क्या है। ड्राइवर बोला, भैया देखो, आप मालकिन को गार्डन में बुलाओ, वह अपने कमरे से निकलकर गार्डन में आएंगी, तब तक आप मीरा दीदी को उठाकर अंदर की तरफ ले जाना, उन्हें कमरे में सुला देना। अगर मालकिन मीरा को सोते हुए देखेंगी तो जगाएंगी नहीं। क्रिस को अब ड्राइवर की बात सही लग रही थी। क्रिस ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ मारकर कहा, क्या बात है, मैंने कहा ना कि तुम्हारे अंदर अक्ल तो होगी, वाकई तुम्हारी अकल काम कर रही है। इतना कहकर क्रिस ने अपना फोन निकाला और सीधा हीर को कॉल किया। हीर ने एक ही रिंग में कॉल उठाया और बोली, तुम कहाँ हो मीरा? क्रिस ने कहा, माँ मैं हूँ। हीर ने कहा, तुम भी घर में नहीं हो? क्रिस बोला, माँ मैं तो बाहर गार्डन में हूँ, आप एक बार गार्डन में आ जाओ ना। उसकी बात सुनकर हीर ने कहा, क्यों गार्डन में क्यों आए, तुम इतना लेट घर क्यों आए हो? मैं गार्डन में नहीं आ रही, बल्कि तुम्हारे पापा को गार्डन में भेज रही हूँ। अब तो क्रिस ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, माँ मेरे पैर में चोट लग गई इसलिए आपको बुला रहा था, लेकिन आप तो हमेशा मुझे पापा की धमकी देती रहती हैं। हीर बोली, कहाँ लग गई मेरे बच्चे को चोट, मैं अभी आती हूँ। क्रिस बोला, माँ जल्दी से आ जाओ। इतना कहकर उसने फोन कट किया और गाड़ी से उतरकर दूसरी साइड जाकर गेट खोल कर मीरा को गोद में उठा लिया और उसे मेंशन के अंदर ले आया। मेंशन के अंदर इस वक्त अंधेरा था लेकिन फिर भी थोड़ी सी रोशनी थी जिसमें वह मीरा को आराम से सीढ़ियों से ऊपर ले जा सकता था। क्रिस जैसे तैसे मीरा को सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहा था और तभी उसकी नजर कॉरिडोर में आती हुई हीर पर पड़ी। हीर को देखकर क्रिस मीरा को लेकर पिलर के पीछे छुप गया और हीर सीढ़ियों से होती हुई नीचे गार्डन में चली गई। क्रिस जल्दी से मीरा को लेकर पहले हीर के कमरे में गया लेकिन वहां उसने देखा तो उसके पापा सोए हुए थे।
क्रिस ने मौके का फायदा उठाया और जल्दी से उसे अपने कमरे में ले जाकर लिटा दिया। जैसे ही उसने मीरा को लिटाया वैसे ही मीरा ने क्रिस की कॉलर पकड़ ली। मीरा इस वक्त नशे में थी, उसे कुछ भी होश नहीं था। वह क्रिस का कॉलर छोड़ नहीं रही थी। वहीं क्रिस की दिल की धड़कन बढ़ रही थी कि कहीं उसकी माँ ना आ जाए। आज अगर माँ आ जाती फिर तो क्रिस बहुत पिटता। क्रिस ने जैसे तैसे मीरा से अपना कॉलर छुड़वाया और जल्दी से उसे ब्लैंकेट से कवर करके बालकनी में गया, जहां हीर इधर उधर चक्कर लगा रही थी। फिर वह जल्दी से भागता हुआ गार्डन में गया। गार्डन में जाकर उसने अपना पैर झगड़ते हुए कहा, माँ मुझे इतनी देर से क्यों लेने आई? हीर ने पलटकर क्रिस को देखा और बोली, तुम अंदर से आ रहे हो? क्रिस बोला, हाँ अंदर गया था, यह सोचकर कि आप बाहर नहीं आई, लेकिन फिर पापा को अकेले सोते हुए देखा तो लगा शायद आप बाहर आ गई होंगी। हीर हाथ बांधकर बोली, कहाँ लगी है तुम्हें चोट? क्रिस ने अपने पैर को हल्का सा झगड़ते हुए कहा, माँ यहाँ लगी है। हीर क्रिस के पास आने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र उस गाड़ी पर गई जिस गाड़ी में मीरा क्लब गई थी। हीर क्रिस के पास जाती जाती रुक गई और उसने अपनी दिशा बदल दी। वह सीधा गाड़ी के पास गई जिसमें ड्राइवर बैठा हुआ था। हीर ने ड्राइवर से पूछा, मीरा कहाँ है? ड्राइवर भी थोड़ा सा डर गया और फिर वह क्रिस को देखने लगा और क्रिस ड्राइवर पर अपना निशाना लगाए बैठा था। हीर ने गुस्से में ड्राइवर को देखकर कहा, यह क्या बार बार तुम क्रिस को देख रहे हो? तुमसे पूछ रही हूँ, क्या सच में मीरा आ गई? ड्राइवर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बड़ी माँ, मीरा दीदी आ गई। यकीन नहीं आता तो आप जाकर अंदर देख लीजिए। हीर ने पलटकर क्रिस को देखा तो क्रिस को याद आया कि उसके घुटने में तो चोट है। क्रिस ने अगले ही पल अपना घुटना पकड़ लिया और थोड़ा सा दर्द में बोला, माँ सच में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। हीर क्रिस के सामने आकर बोली, इतनी नौटंकी क्यों करता है? क्रिस ने कहा, तो क्या करूं, आप गुस्सा हो जाओगी इसलिए नौटंकी करनी पड़ती है। थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या हो गया, लेकिन आप तो थोड़ा सा लेट होने पर भी डांट देती हो। हीर ने हल्का सा क्रिस के गाल पर चाटा मारा और बोली, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। इतना कहकर हीर मेंशन के अंदर चली गई। हीर के जाते ही पहले तो क्रिस ने एक गहरी सांस ली और फिर वहीं गार्डन में बैठ गया। और तभी ड्राइवर ने कहा, भैया जी अभी बैठकर काम नहीं चलेगा, जाकर यकीन दिलाओ कि आप और मीरा साथ में नहीं गए थे। क्रिस ने हैरानी से ड्राइवर को देखकर कहा, यार तेरे अंदर तो बड़ा दिमाग है, तू आईएएस ऑफिसर की तैयारी क्यों नहीं करता? ड्राइवर ने अपने बालों में हाथ मारकर कहा, सर अभी अभी तो सेकंड ईयर के एग्जाम दिए हैं, कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। क्रिस ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तू पक्का उस पोस्ट को आराम से निकाल लेगा। इतना कहकर वह खड़ा हुआ और हवा की स्पीड से मेंशन के अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा तो हीर अपने कमरे में जा रही थी। क्रिस ने भी अपने पैरों में हवाई जहाज के पहिए फीड किए और भागता हुआ अपने कमरे की ओर गया। उसने अपने कमरे में जाकर देखा तो मीरा बेसुध सी सोई हुई थी। क्रिस अपना दिमाग दौड़ाने लगा। अचानक ही वह थोड़ा तेज चिल्लाया। हीर जो कि अपने कमरे में जा रही थी, वह रुक गई और पलटकर क्रिस के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने क्रिस से कहा, क्यों चिल्ला रहा है, देख नहीं रहा इतनी रात हो गई है, सब सो रहे हैं, सबको जगाएगा क्या? क्रिस बोला, या देखो आपकी लाडली कहाँ आकर सो गई। हीर ने मीरा की ओर देखा तो वह क्रिस के तकिए को अच्छे से हक करके सो रही थी। हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हीर बोली, बहुत थक गई इसलिए यहाँ सो गई। तो क्या हो गया? क्रिस बोला, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि धीरे धीरे या मेरे कमरे पर कब्जा कर ले। हीर ने क्रिस को देखा और बोली, पागल हो गया है, कुछ भी बोलता है तेरी छोटी। हीर ने इतना ही कहा था कि क्रिस बोला, बस बस माँ, मेरी छोटी गर्लफ्रेंड जैसी नहीं है, इसे कहो यहाँ से उठेगी वरना मैं कहाँ सोऊंगा। हीर ने गुस्से में क्रिस के गाल पर एक चाटा मारकर कहा, कुछ भी बोलता है बेवकूफ कहीं का। तो क्रिस ने भी हल्के गुस्से में कहा, आप भी तो कुछ भी बोलती हो, या क्या मेरी छोटी, क्या छोटी बताओ जरा, क्या आप क्या बोलने वाली थी? हीर को रियलाइज हुआ कि वह अभी क्या कहने वाली थी, जबकि वह तो कब का ही मीरा को उसके लिए पसंद कर चुकी थी। पर वह घर की वजह से वह भी शांत थी। हीर अपनी बात को सही करते हुए बोली, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, अब मीरा सो रही है, उसे सोने दे तू। चल किसी और कमरे में जाकर सो जा, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, चल निकल। इतना कहकर हीर ने क्रिस की बाजू पकड़ी और उसे लगभग कमरे से धकेल दिया और फिर कमरा बंद करते हुए कहा, तू जा युग के पास सो जा, इसे डिस्टर्ब मत कर, पार्टी से आई है, थक गई होगी। क्रिस आंखें फाड़कर अपनी माँ को देख रहा था। वह बोला, क्या बात है, मुझे क्या कहीं से उठाकर लाई थी, मैं भी तो थक गया।
मेरे लिए तो इतना प्यार नहीं दिखाती, और वह जो पार्टी में से आई है इसके लिए इतना प्यार। देख लो माँ, यह लड़की धीरे धीरे मेरी हर चीज पर अपना कब्जा जमा रही है। मैं बगावत पर आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हीर ने उसके गाल पर हल्का सा मार कर कहा, तू पहले बगावत कर, मैं भी देखूं तेरी बगावत कैसी होती। चल अब बगावत कर। क्रिस ने हल्का सा मुंह बनाया और बोला, आज पहली बार इस कमरे में से जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, कह देना अपनी लाडली बेटी से कि मेरे कमरे से दूर रहे। मुझे मेरे कमरे के बिना कहीं नींद नहीं आती। हीर ने क्रिस को युग के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तू जाकर युग के पास सो जा। मुझे अपनी आदतों के बारे में मत बता, समझा। क्रिस ने हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप युग के कमरे की तरफ चला गया। हीर तब तक कमरे के बाहर खड़ी रही जब तक क्रिस को पूरी तरीके से युग के कमरे में जाते हुए नहीं देख लिया। जब वह निश्चित हो गई कि क्रिस युग के कमरे में चला गया है तो वह भी अपने कमरे में चली गई। वहीं युग अपने कमरे में आराम से सो रहा था। उसने एक बार युग को देखा और फिर चुपचाप कमरे से निकलकर अपनी माँ के कमरे में गया, जहाँ हीर अभी अभी हर्षवर्धन के पास जाकर लेटी थी। क्रिस निश्चित हो गया कि उसकी माँ को कुछ पता नहीं चला। युग के कमरे का गेट बंद किया और क्रिस अपने कमरे में आया। उसने मीरा को देखा जो आराम से उसके बेड को अपना बेड समझकर सो रही थी। क्रिस ने देखा तो उसके सैंडल अभी भी उसके पैर में ही थे। उसने धीरे से उसके पैरों से सैंडल उतारी और फिर उसे दोबारा से ब्लैंकेट उठाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने अपना एक पैर मारकर ब्लैंकेट हटा दिया। मीरा की ड्रेस छोटी थी, इसीलिए क्रिस को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसने एक बार फिर मीरा को ब्लैंकेट से कवर किया, लेकिन मीरा ने इस बार भी ब्लैंकेट जमीन पर फेंक दिया। क्रिस गुस्से में बोला, एक तो पता नहीं क्या पी लिया, ऊपर से उल्टी सीधी हरकत भी कर रही है। यह लड़की मुझे पिटवा कर मानेगी। ब्लैंकेट उठाकर मीरा के सिरहाने रख दिया और खुद सोफे पर बैठकर अपने शूज रिमूव करने लगा। फिर उसने कबर्ड खोला, उसमें से अपने लिए नाइट सूट निकाला और वॉशरूम में चला गया। करीब 20 मिनट बाद क्रिस कमरे में आया। उसके हाथ में एक टॉवेल था जिसमें वह अपने बाल पोंछ रहा था। उसकी नजर जैसे ही बेड पर गई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहां मीरा नहीं थी। उसने घबराहट में अपना टॉवेल जमीन पर फेंका और भागता हुआ कमरे से बाहर गया तो मीरा युग के कमरे के बाहर खड़ी हुई थी और उसके कमरे का गेट खटखटाने वाली थी कि क्रिस भागता हुआ उसके पास गया, लेकिन तब तक वह युग का कमरा खटखटा चुकी थी। क्रिस ने जैसे तैसे मीरा को पकड़ा और जैसे ही वहां से जाने को हुआ, युग ने गेट खोल दिया और वह हैरानी से क्रिस और मीरा को देख रहा था। युग ने अपनी आंखें मिलाई और फिर से क्रिस और मीरा को देखा। युग बोला, मैं सपना देख रहा हूँ या सच में टल्ली होकर मेरे कमरे के बाहर खड़ी है। क्रिस ने दांत पीसते हुए कहा, तू जाकर सो जा, तू अब सपना देख रहा है। युग ने नींद में हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप अपने बेड पर जाकर लेट गया। तब तक क्रिस मीरा को लेकर अपने कमरे की तरफ आ गया। मीरा बड़बड़ा रही थी, यह लड़की पागल है, पागल है, पागल है। उसने जो क्लब में डांस किया था उसी का सुरूर उसके सिर पर चढ़कर नाच रहा था और वह थोड़ा थोड़ा मटक भी रही थी। वहीं युग जब जाकर अपने बेड पर लेटा और उसने अपनी आंखें बंद की, अचानक उसने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया और बोला, मैं सपना नहीं देख रहा था, मीरा और क्रिस साथ में थे। वह जल्दी से उठकर अपने कमरे से बाहर जाकर देखने लगा तो वहां ना मीरा थी ना ही क्रिस। युग ने अपना सिर खुजलाया और वापस से अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन जब उसकी नींद अब उड़ चुकी थी, उसे पूरा पूरा डाउट था कि क्रिस और मीरा को ही उसने देखा था। हो ना हो क्रिस मीरा के बीच कुछ तो चल रहा है जिसे क्रिस छुपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस मीरा को लेकर अंदर आया। उसने मीरा को बेड पर बैठाया और उंगली दिखाते हुए बोला, चुपचाप सो जाओ, किसी को पता चल गया ना तो आज की आज मुझे इस रघुवंशी मेंशन और इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। पता है ना आराध्या, अभिमान के साथ क्या हुआ? अगर किसी ने तुम्हें इस हालत में मेरे साथ देख लिया ना तो पहले तो मुझे मारेंगे, फिर तुमसे मेरी शादी करेंगे और उसके बाद रोज एक नया ताना। देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत आराम से, प्यार से, धूम धड़ाके के साथ, ऐसे सबकी नजरों में गिर के नहीं। अब सो जाओ मेरी माँ, वरना मैं सुबह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लेकिन मीरा तो पूरे नशे में थी। उसे तो क्रिस की बात समझ नहीं आ रही थी। वह खड़ी हुई और उसने क्रिस के दोनों हाथ
पकड़कर हवा में उठाते हुए कहा, थक गए मिस्टर रघुवंशी, चलिए ना डांस करते हैं। इतना कहकर वह अपनी अपनी कमर मटकाने लगी। क्रिस का तो मन कर रहा था कि अपना सिर फोड़ दे या फिर कहीं जाकर छुप जाए। फिर उसने थोड़ा सा मीरा के कहने पर डांस किया और फिर से मीरा को बेड पर बैठाते हुए कहा, मीरा अब मैं थक गया, सो जाओ ना, देखो सुबह उठकर हम फिर से डांस करेंगे। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और बेड पर लेट गई, लेकिन अगले ही पल वह उठकर बोली, नहीं, मुझे अभी डांस करना है। पूरी तरीके से क्रिस इरिटेट हो चुका था। उसे डर था कि कहीं मीरा के ड्रामे घर वालों को ना जगा दें, और अगर घर वाले उठ जाते फिर उसे सारे मिलकर उठा देते। उसने अपने कमरे में नजर घुमाई तो उसके कमरे में एक बाल गोपाल की फोटो थी। क्रिस बाल गोपाल की फोटो देखकर कहा, भगवान, आज के बाद कभी इसे क्लब लेकर नहीं जाऊंगा, प्लीज मुझे बचा लो। इतना कहकर उसने आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना करने लगा। जैसे ही उसने आंख खोली, मीरा गायब हो गई। क्रिस जल्दी से कमरे से भाग कर गया तो मीरा अभिमान और आराध्या के कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।